तो हाँ भाई करें शुरू। तो ये हमारे पास मोटरोला का नया दस्तखत वाला फोन, एक्चुअली ये है मोटरोला सिग्नेचर जो 55,000 रुपीज में मोटरोला ने लॉन्च करा है। अब जैसे ये लॉन्च हुआ दो तरफा बातें होने लगी मार्केट के अंदर। जिनको समझ है 2026 की मार्केट की वो बोल रहे हैं वैल्यू फॉर मनी फोन है, लेकिन काफी लोग बोल रहे हैं कि प्राइस भाई साहब थोड़ा सा ज्यादा कर दिया मोटरोला ने। अब देखो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया 2026 में अभी जो फोन आने वाले हैं उन पर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो एक दो महीने रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें इसका भी प्राइस जस्टिफाई लगने लग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अब मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि Samsung S25 Plus आपके भाई ने डिस्काउंट के बाद 75,000 का बाय करा है। उसके कमेंट सेक्शन में ना जाने इन दोनों का प्राइस सेम नहीं है, फिर भी लिखा था कि इन दोनों का एक कंपैरिजन लाओ। तो यहाँ पर ये 55,000 का डिस्काउंट के बाद फोन है, ये 75,000 का डिस्काउंट के बाद फोन है। अब दोनों में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी फोन है, आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई ये चीज क्लियर करेगा बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से। मतलब इस वीडियो से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 20,000 रुपए बचाकर मोटरोला बाय किया जाए या 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके ये Samsung का S25 Plus बाय किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना अगर कोई फीडबैक है हमारी वीडियो को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ये जो मेरे हाथ में मोटरोला का नया नवेला सिग्नेचर फोन है, ये डेक्सो मार्किंग में 2026 का नंबर 1 फोन है अपने सेगमेंट का। अब क्या ये बीट कर पाएगा Samsung S25 Plus के कैमरास को? तो यहाँ पर ऑन पेपर अगर स्पेसिफिकेशन देखोगे दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, बट मोटरोला ने कमाल की चीज यहाँ पर ये कर दी, जो 1-1.5 लाख रुपए में हमें फोनों के अंदर कैमरा सेंसर मिलता है सोनी लिटिया 828, वो इन्होंने सिर्फ 55,000 रुपीज में इसके अंदर यूज करा है। वहीं पर Samsung के अंदर जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा वो GN3 है। बाकी यहाँ पर दोनों में 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, लेकिन मोटरोला के पास यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का है जिसमें आप ऐसे मस्त 100x तक जूम करके मस्त पहाड़ वहाड़ की फोटो क्लिक कर सकते हो। और वहीं पर Samsung के अंदर आप डिजिटली बस 30x तक ही जूम कर सकते हो। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर जो अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, मोटरोला के पास 50 मेगापिक्सल का, Samsung के पास 12 मेगापिक्सल का, और मोटरोला के पास यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है और Samsung के पास सिर्फ और सिर्फ 12 मेगापिक्सल का। हालांकि दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो 4K 60 FPS में, वो आप यहाँ देख सकते हो। ये दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 FPS में। एंड यहाँ पर बिल्कुल ब्राइट सनी डे है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल आप जज कर सकते हो कि किस फोन का अच्छा है। यहाँ पर भाई अभी तो मेरे को दोनों इक्वली लग रहे हैं। वैसे यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी किसकी अच्छी लग रही है वो भी कमेंट्स में बताना है, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा बहुत फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा है। वैसे अभी शैडो के अंदर चलते हैं, शैडो में देखेंगे कि एक्सपोजर शिफ्ट तो नहीं है भाई किसी फ़ोन में। तो अभी आपका भाई बिल्कुल शैडो के अंदर आ चुका है। एंड यहाँ पर भी दोनों ने भाई एक्सपोजर शिफ्ट बहुत आराम से करा है, ऐसे अचानक से नहीं कर लिया। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी तो मेरे को दोनों की भी काफ़ी सॉलिड लग रही है। वैसे आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी में आप साफ देख सकते हो स्टेबिलिटी दोनों की बराबर है, ऑडियो क्वालिटी भी एग्जैक्ट सेम मिलती है, बट फर्क आता है कुछ चीजों में। यहाँ पर सबसे पहले टोन का फर्क है, जिसकी वजह से Samsung का जो स्किन टेक्सचर है वो ज्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर लाइट कंट्रोल दोनों का बराबर है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो मोटरोला है उसके अंदर व्हाइट टोन थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी वीडियो थोड़ी सी व्हाइट लगती है। अदरवाइज यहाँ पर मेरी हुडी देखे ब्राइट कलर के, जिसमें किसी ने भी ओवर एक्सपोज नहीं किया। एंड मोटरोला के पास एक चीज अच्छी है कि इसके पास नया बड़ा सेंसर है, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब नेचुरल बैकग्राउंड बुके काफी बढ़िया मिलता है Samsung कंपैरिजन में। अब यहाँ पर बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी में आप देख सकते हो डायरेक्ट लाइट के अंदर एक्सपोजर शिफ्ट स्किन टेक्सचर Samsung का काफी ज्यादा बढ़िया है मोटरोला के कंपैरिजन में। बाकी मोटरोला के पास एक चीज की तो एडवांटेज है कि यहाँ पर जैसे सोनी लिटिया 828 सेंसर है तो डेप्थ ऑफ फील्ड बेटर मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। और यहाँ पर मोटरोला के पास प्लस एक एडवांटेज और आती है जो मैंने देखी है वीडियो रिकॉर्डिंग में, कि यहाँ पर डोल्बी विजन 8K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी सारे ही लेंसेज के बीच में। लेकिन अगर आप Samsung के अंदर 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वो सिर्फ 1x के अंदर ही रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये फर्क आता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। अब इसके अलावा वीडियो में तो क्लियर हो चुका है कि कौन बेटर है। बाकी अगर फोटोज की बात करी जाए तो फ्रंट कैमरा फोटोज पे चलें, यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल दोनों ही फोनों का काफी बढ़िया है। कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो में भी दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन Samsung के पास आपको एक पिंकिश टोन मिलता है, मोटरोला के पास आपको एक हल्का सा वार्म टोन मिलता है। एंड यहाँ पर जो मैंने हुडी पहनी हुई है, अगर आप उसको गौर से देख पा रहे हो तो इसका एक्यूरेट कलर तो देखो किसी ने नहीं दिखाया हुआ, लेकिन क्लोज टू एक्यूरेट मोटरोला ने दिखाया हुआ है, क्योंकि Samsung ने हल्का सा पिंक टोन ऐड करने के बाद थोड़ा सा हुडी का कलर चेंज कर दिया है। बाकी स्किन टेक्सचर मेरे को पर्सनली मोटरोला का बढ़िया लगा। मैं जैसे हमेशा से बोलता हूं कि वार्म टोन आपके भाई को थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, तो उसकी वजह से आई प्लीजिंग फोटो निकल कर आती है। इवन अगर आप कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में भी फोटो क्लिक करोगे, वहां पर भी HDR हिट वगैरह और जो वार्म टोन ऐड होने की वजह से मोटरोला की फोटो ज्यादा बेटर लगती है। एंड यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करी जाए तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन में मोटरोला बेटर निकल गया है। ये चीज आप हेयर से क्लियरली देख सकते हो। Samsung ने यहाँ पे हेयर से एज डिटेक्शन काफी मिस कर दिया है, प्लस जो डिटेल्स है वो भी भाई मोटरोला के पास ज्यादा सॉलिड मिलती हैं। तो फ्रंट कैमरा फोटोज
के अंदर क्लियरली जो मोटरोला का फोन है वो सैमसंग को बीट कर रहा है। बाकी सीधा अल्ट्रा वाइड लेंस पे चलें तो दोनों के अंदर काफी डिफरेंस है नंबर में। जैसे मैंने बताया मोटरोला के पास 50 मेगापिक्सल का है, सैमसंग के पास सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है। अब मोटरोला के पास इसके अलावा भी डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर एक तो कलर्स आपको वो मिलते हैं, सैमसंग के पास कूल कलर्स हैं, और मोटरोला के पास नंबर से अलग भी डिफरेंस है। देखो मोटरोला के पास फील्ड ऑफ व्यू सैमसंग कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है, प्लस यहाँ पर डिफरेंस आता है टोन का। मोटरोला वार्म टोन ऑफर करता है, सैमसंग कूल टोन ऑफर करता है। तो टोटली वो चीज तो आप पर डिपेंड करेगी कि आपको किस तरीके के कलर पसंद है। बट यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल दोनों ही फोनों का काफी बढ़िया है। अपोजिट लाइट के अंदर जैसे मैंने हमेशा से बताया सैमसंग एक हेजीनेस ऐड कर देता है, जिसके से ब्लैक पार्ट ये थोड़ा सा ग्रेश कर देता है। मोटरोला यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो और HDR हिट ज्यादा बेटर रखता है सैमसंग के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप एक कंट्रोल्ड लाइट एनवायरनमेंट में आ जाओगे, वहां पर सैमसंग स्किन टोन ज्यादा बेहतर तरीके से शो करता है, क्योंकि मोटरोला वहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। तो ये फर्क आता है दोनों के अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर। बाकी यहाँ पर 3x टेलीफोटो लेंस पर चलें, जैसे कि सैमसंग के पास 10 मेगापिक्सल का मिलता है, मोटरोला के पास 50 मेगापिक्सल का। तो डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल दोनों ही फोनों का बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड देखोगे, मोटरोला के फोन से ऐसे लगती है फोटो जैसे आपने पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करी हो। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड सैमसंग कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक है। बाकी कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो का डिफरेंस आता है, जो टोटली आप पर डिपेंड करेगा आपको किसके कलर्स अच्छे लग रहे हैं, वो मुझे कमेंट्स में बताना। बट यहाँ पर एक चीज है कि डिटेल्स के मामले में मोटरोला को पिक करूंगा, क्योंकि इसके पास सैमसंग कंपैरिजन में काफी अच्छी डिटेल मिलती है। प्लस अगर आपके बैकग्राउंड में कलरफुल एनवायरनमेंट है, कोई कलरफुल वॉल पे आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो मोटरोला काफी आई प्लीजिंग फोटो क्लिक करके देता है। सैमसंग की फोटो काफी फेडेड सी लगती है इसके कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर आप देख सकते हो कलर डिफरेंस, एंड यहाँ पर कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट के अंदर भी वही है कि मोटरोला वार्म टोन शो कर रहा है, सैमसंग कूल टोन शो कर रहा है। बाकी बात करें 3x पोर्ट्रेट मोड की, तो नॉर्मल फोटो की तरह यहाँ पर भी डिटेल्स मोटरोला के फोन के पास ज्यादा बेटर मिलती हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो की वजह से फोटोज आई प्लीजिंग लगती है, एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी मोटरोला का 3x मोड के अंदर ज्यादा बेटर मिलता है सैमसंग के कंपैरिजन में। अब मोटरोला के पास जैसे मैंने बताया कि 100x डिजिटल जूम मिलता है, सैमसंग के पास सिर्फ 30x का ही मोड दिया गया है। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हो, मोटरोला से सिर्फ ना ही आप ज्यादा जूम कर सकते हो, प्लस इसका जो AI है वो फोटो को इतना अच्छा प्रोसेस करके देता है कि यहाँ पर डिटेल्स में भी एक मेजर डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर 3x मोड के अंदर और यहाँ पर डिजिटल जूम के अंदर मोटरोला ज्यादा बेटर फोन है। एंड यहाँ पर सिर्फ डे लाइट कंडीशन नहीं, अगर आप लो लाइट के अंदर भी फोटो क्लिक करोगे, तो यहाँ पर मैंने सैमसंग की अभी जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि ये सैमसंग के फोन के अंदर जब आप लो लाइट के अंदर नॉर्मली या पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करते हो, तो इसके अंदर डिटेल्स कम होते हैं, ग्रेन्स बढ़ जाता है और पोर्ट्रेट मोड में भी जान नहीं रहती। लेकिन मोटरोला की फोटो इसके साइड में जब आप रख दोगे तो यहाँ पर मोटरोला फार बेटर लगता है। हालांकि मोटरोला ने भी कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा बूस्ट किया है, बट इसके कंपैरिजन में नो डाउट सैमसंग से ज्यादा बेटर मोटरोला की फोटो लग रही है। बाकी अगर आप नॉर्मली नाइट मोड यूज करते हो, वहां पर भी मोटरोला के पास डिटेल्स अच्छी हैं, लेकिन मोटरोला के पास एक शिकायत मुझे लगी कि अगर आप नॉन लिविंग थिंग की फोटो क्लिक करते हो लो लाइट के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने इस गमले की फोटो क्लिक करी है, तो काफी बार फोकस में नहीं लेता, और मैंने मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया था, उसके बाद भी फोकस छोड़ रहा है। बाकी अब चलते हैं सीधा 1x की तरफ। तो यहाँ पर फोटोज में ना के बराबर डिफरेंस है। बस ये मान लो कि सैमसंग की फोटो के अंदर हल्की सी डिटेल बढ़ा के थोड़ा सा वार्म टोन ऐड कर दिया, मोटरोला की फोटो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल सेम है, कलर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो कंट्रोल लाइट के अंदर जो कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो हालांकि मोटरोला का थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसका HDR हिट अपोजिट लाइट और कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में ज्यादा बढ़िया मिलता है। लेकिन यहाँ पर मोटरोला की फोटोज के साथ मैंने एक सीन देखा कि 1x के अंदर तो बढ़िया है, लेकिन जैसे आप 45mm के अंदर फोटो क्लिक करोगे, मतलब इसे डिजिटली जूम करोगे, तो ये थोड़ा सा एक्सपोजर अच्छे से कंट्रोल नहीं करता। ये चीज आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो, सैमसंग काफी अच्छे तरीके से करता है। तो मोटरोला को यहाँ पर अपडेट देकर इस चीज को फिक्स करनी होगी, क्योंकि एक अपडेट की चीज है, उसके बाद फिक्स हो जाएगी ये भी चीज। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर अगर एज डिटेक्शन की बात की जाए 1x के अंदर, तो यहाँ पर भाई सीधे तौर पर मोटरोला का एज डिटेक्शन ज्यादा बेहतर है, प्लस इसके कलर्स अच्छे मिलते हैं और डिटेल्स और शार्पनेस भी आपको मोटरोला के पास ज्यादा बेटर मिलेगी। और सेम ही चीज हमें लो लाइट फोटोज के अंदर देखने के लिए मिली। मोटरोला के पास कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है, यहाँ पर डिटेल्स ज्यादा बेटर मिलती है। सैमसंग के पास ग्रेन्स भी काफी ज्यादा है और जो फोटो है वो भी काफी फेडेड लगती है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर भाई मोटरोला की लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर मेरे को ज्यादा बढ़िया लगी है सैमसंग कंपैरिजन में। तो नो डाउट यहाँ पर सैमसंग की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मोटरोला से बेटर है, लेकिन फोटोज की बात करी जाएगी वहां पर मोटरोला सीधी एडवांटेज ले जाता है। इसका कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, डिटेल्स, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस हर चीज बढ़िया है। प्लस इसके अंदर जो सोनी लिटिया 8:8 कैमरा सेंसर डाल के दिया है, जो 1.5 लाख के फोन के अंदर मिलता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो कलर्स हैं वो सैमसंग के कंपैरिजन में ज्यादा आई प्लीजिंग हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको और आई प्लीजिंग कलर चाहिए तो इसके अंदर सिग्नेचर स्टाइल मोड मिलता है, जो नॉर्मल फोटो के अंदर आप यूज कर सकते हो। ये नेचुरल में हमने जितनी फोटो क्लिक करी थी नेचुरल मोड पे क्लिक करी थी, आप सिग्नेचर स्टाइल में फोटो क्लिक कर सकते हो। डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो, कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा टोन बदल जाता है सिग्नेचर स्टाइल को यूज करने के बाद।
लेकिन वहीं अगर आप चाहते हो कि खुद का स्टाइल जनरेट करना है तो यहाँ पर आना है आपको और भाई इसमें कस्टमाइजेशन करके अपनी यहाँ पर फोटो इंपोर्ट कर दो, उसके बाद एडजस्टमेंट कर दो जिस तरीके के कलर पसंद है। एंड जैसे ही आप फिर यहाँ पर बढ़ोगे आगे की तरफ तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ कर देना है और आपकी जो लट है, जो यहाँ पर आपका स्टाइल है वो जनरेट हो जाएगा। फिर जब भी आप फोटो क्लिक करोगे उसी कलर टोन के अंदर आपको फोटोज आपके लिए मिलेंगी। तो ये चीज काफी बढ़िया और क्रिएटिव है जो सैमसंग के फोन के अंदर हमें नहीं मिलती है। तो ये तो गई दोनों के कैमरास की बात। अब बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की। तो सैमसंग के पास मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और जो मोटोरोला इसके पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया है। यहाँ पर दोनों के अंदर ही मैंने Antutu स्कोर रन कराया है जिसके अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हो सैमसंग का जो स्कोर है वो क्लोज टू 3 मिलियन है और मोटोरोला का 3 मिलियन प्लस है। तो दोनों को मैं बराबर ही रखूंगा, लेकिन दोनों काफी आसपास है। बाकी यहाँ पर जो सैमसंग का फोन है इसके अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है, मोटोरोला के अंदर UFS 4.1 की स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोनों के पास LPDDR5X रैम दी गई है। इसके अलावा मैंने 3D मार्क टेस्ट रन करा है दोनों के अंदर ही, जिसमें आप साफ देख सकते हो जो बेस्ट लूप है वो तो सैमसंग के अंदर बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी के मामले में भाई 66.7% की स्टेबिलिटी मोटोरोला शो कर रहा है और सैमसंग 43.7% की। साथ ही जब मैं टेस्ट रन करा रहा था तो मैंने देखा मोटोरोला की जो ब्राइटनेस थी वो ज्यादा बढ़िया थी सैमसंग कंपैरिजन में और ये एक मेजर डिफरेंस था। और इसी वजह से क्योंकि मोटोरोला ने ज्यादा ब्राइटनेस की हुई थी, इसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो 47 डिग्री का गया और जो सैमसंग था इसका 43 डिग्री गया। जब भाई अंधेरा कर लेगा तो गर्म होगा ही कहां से। बात तो सही है। खैर जो दोनों का हीट कंट्रोल है वो भाई टेस्टिंग के अंदर मुझे काफी बढ़िया देखने के लिए मिला। अब जैसे कि यहाँ पर हम स्कोर के अंदर देख रहे हैं ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस में मिला। मतलब जब मैं गेमिंग कर रहा था दोनों के पास स्मूथ में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सैमसंग के पास एडवांटेज ये है कि इसके पास HDR तक 90 FPS के अंदर आप गेम प्ले कर सकते हो। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जैसे मैंने अभी ग्राफ के अंदर भी आपको दिखाया स्टेबिलिटी के मामले में, यहाँ पर 1 घंटे गेम प्ले करने के बाद भी मोटोरोला के अंदर 114 FPS एवरेज मिले देखने के लिए हमें। और जो सैमसंग है इसके अंदर भी हमने 1 घंटे गेमिंग करी है जिसके अंदर जिटर वगैरह कंटिन्यू मिला। इसके अंदर जो फ्रेम रिकॉर्ड करने वाली ऐप है वो काम ही नहीं कर रही है। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ 0-0 आ रहा है। तो थोड़ा सा अपने भाई की बातों पर यकीन मानो। यहाँ पर अगर आपको गेम प्ले के लिए फोन चाहिए तो मोटोरोला आई थिंक एक बढ़िया और स्टेबल गेम प्ले प्रोवाइड करा रहा है सैमसंग कंपैरिजन में। और इसकी वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हार्डकोर गेमिंग के लिए ये वाला फोन नहीं है, तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया गेमिंग ये वाला फोन करा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन हाँ, गेमिंग तो नहीं, लेकिन जिस चीज में सैमसंग बेटर है वो है सॉफ्टवेयर। भाई यहाँ पर स्मूथ काफी ज्यादा है इसका सॉफ्टवेयर। अगर आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग ही देखोगे तो यहाँ पर मोटोरोला से ज्यादा फास्ट और स्मूथ फील होती है यहाँ पर एनिमेशंस। हालांकि प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के मामले में यहाँ पर आप देखोगे सैमसंग के पास प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ज्यादा मिलती हैं मोटोरोला कंपैरिजन में। मोटोरोला का तो यूआई बिल्कुल क्लीन मिलता है, इक्का दुक्का इनकी एप्लीकेशन है खुद की। बाकी दोनों भरपूर एआई फीचर्स के साथ आते हैं। दोनों के पास ही फोटो के अंदर एआई एडिटर दिया गया है। अब इसके अलावा दोनों ही 7+7 साल की अपडेट के साथ आते हैं। लेकिन जो सैमसंग का फोन है ना जो मेरे पास है ये 1 साल पुराना हो गया, तो 6 साल की मेजर और 6 साल के सिक्योरिटी पैच ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर अपडेट के मामले में मोटोरोला थोड़ा बेटर हो जाता है। प्लस मोटोरोला का ये सिग्नेचर फोन है तो इसके साथ फायदा ये है कि आपको सिग्नेचर क्लब मेंबरशिप मिलती है 20,000 रुपए की, जिसके आप फायदे उठा सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ लेना आपको किस किस चीज में एडवांटेज मिल रही है। अब दोनों ही फोनों की अगर आप ऑन पेपर बैटरी देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई 300 mAh का ही तो फर्क है, क्योंकि सैमसंग के पास 4900 mAh की बैटरी है तो मोटोरोला के पास 5200 mAh की। लेकिन इसके पास सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, प्लस यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी की वो ज्यादा सॉलिड है। यहाँ पर दोनों को स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं सेम ही यूज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद भी बैटरी देख सकते हो मोटोरोला के पास 35% और सैमसंग के पास 21% है। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल टू हैवी यूजेज करी है जिसमें मैंने गेमिंग भी करी है और टेस्ट भी रन करा है। तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मोटोरोला की काफी ज्यादा अच्छी है सैमसंग कंपैरिजन में। प्लस यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है उसमें भी मोटोरोला एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, सैमसंग 45 वोट के साथ। प्लस यहाँ पर जो चार्जर है मोटोरोला बॉक्स के अंदर देता है, सैमसंग तो चार्जर देता ही नहीं। एंड यहाँ पर अगर वायरलेस चार्जिंग भी देखोगे तो मोटोरोला के पास 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है और ये सिर्फ 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग देता है। एंड यहाँ पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के मामले में मोटोरोला 10 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये सिर्फ 4.5 वोट की। तो यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट में तो आंख बंद करके मैं कह सकता हूँ कि भाई मोटोरोला बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब बढ़े अगर दोनों की डिस्प्ले की तरफ, तो देखो मोटोरोला के पास अगर सिर्फ कर्व पैनल होता ना तो शायद मैं इसे पिक नहीं करता, लेकिन मोटोरोला ने यहाँ पर जो कर्व दिया है 360 कर्व है, जिसकी वजह से ये सैमसंग की एस सीरीज आई थी ना बीच में हल्के से कर्व की तरह वैसी फील दे रहा है। और यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर फ्लैट चाहिए तो यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की डिस्प्ले बढ़िया है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, दोनों ही काफी प्रीमियम लगते हैं डिस्प्ले और दोनों के पास ही विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है। प्लस यहाँ पर अगर आप बेजल्स देख रहे हो तो दोनों के पास सेम मिलते हैं, जिनका साइज भी सेम है। तो इस मामले में तो दोनों डिस्प्ले सेम है। बट यहाँ पर अब साइज और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सैमसंग के पास 6.7 इंच का LTPO एमोलेड पैनल है, वो भी 2K रेजोल्यूशन के साथ, और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को ऑफर करती है डिस्प्ले। एंड यहाँ पे स्मूथनेस काफी बढ़िया है, नहीं चलाते तो 1 हर्ट्ज पर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन जैसे आप इस पे स्क्रॉल डाउन करोगे 120 हर्ट्ज पे चलेगी। वहीं मोटोरोला की डिस्प्ले
डिस्प्ले का जो साइज है वो 6.8 इंच का है, सैमसंग कंपैरिजन में हल्की सी बड़ी है। साथ ही ये भी एक LTPO AMOLED पैनल है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। अब यहाँ पर डिफरेंट ये है सैमसंग कंपैरिजन में कि इसकी जो डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। हालांकि वो किसी किसी गेम में काम करता है, लेकिन जब नॉर्मली चलाओगे इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज चलता है और सैमसंग के अंदर भी 120 हर्ट्ज चलता है। एंड जब नहीं चला रहे दोनों में 1 हर्ट्ज पर भी स्विच हो जाता है। बाकी दोनों की डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आती है, लेकिन मोटोरोला की डिस्प्ले के अंदर आप डॉल्बी विजन कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो। प्लस मोटोरोला के पास आपको 6200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, सैमसंग के पास उल्टे कर दो नंबर, मतलब 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है, जिसकी वजह से आउटडोर के अंदर भी जब मैं दोनों फोन को यूज कर रहा था हल्की सी जो मोटोरोला की डिस्प्ले वो ज्यादा ब्राइट थी। इनफैक्ट इंडोर भी जब आप यूज करोगे साइड बाय साइड, जैसे मैं यहीं पर फुल ब्राइटनेस कर देता हूं दोनों की, और यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हो फुल ब्राइटनेस मैंने की हुई है दोनों के अंदर। एंड उसके बाद भी यहां पर जो मोटोरोला की डिस्प्ले है वो इंडोर के अंदर ज्यादा ब्राइट है। हालांकि HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हुए सैमसंग की जो डिस्प्ले वो ज्यादा ब्राइट है मोटोरोला के कंपैरिजन में। बट यहां पर मोटोरोला की डिस्प्ले के अंदर एक चीज मेरे को अच्छी ये लगी कि इसमें एक हल्का सा वार्म टोन मिलता है। जब कोई स्किन वाली चीज आती है, जैसे कोई इंसान आ गया, तो उस टाइम पर जो इसका स्किन टेक्सचर है वो सैमसंग कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी व्यूइंग एंगल्स वगैरह में दोनों के किसी के भी टिंट नहीं मिलता, और दोनों के पास ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ स्पीड और रिकॉग्निशन। देखो रिकॉग्निशन दोनों की अच्छी है, लेकिन स्पीड के मामले में सैमसंग थोड़ा स्लो फील होता है बिकॉज ऑफ एनिमेशन। और यहाँ पर एक बार नहीं आप मल्टीपल टाइम्स ये चीज देख सकते हो। तो सैमसंग के अंदर अगर आपको फास्ट करना है तो इसमें एनिमेशन रिमूव करनी पड़ेगी सेटिंग्स में जाकर। साथ ही यहाँ पर हैप्टिक्स जो है दोनों के अंदर है तो अच्छे, लेकिन जो मोटोरोला की इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़िया है। सैमसंग के अंदर काफी बार पॉकेट में भी फोन है और किसी की कॉल आ रही है वाइब्रेशन पर तो पता नहीं लगता। तो सैमसंग को डेफिनेटली अपने फ्लैगशिप के अंदर ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ी अच्छी वाली मोटर डाल लेनी चाहिए। घर में पानी वानी उठाने वाली मोटर नहीं, सिर्फ भाई वाइब्रेशन वाली मोटर। खैर यहाँ पर अब दोनों के स्पीकर्स की बात करें, दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं डोल्बी एटमॉस की शक्ति के साथ। लेकिन जो अपने ये मोटोरोला के स्पीकर्स है ना, इस बार ट्यून्ड बाय बोस है, जिसकी वजह से इनकी साउंड क्वालिटी सैमसंग कंपैरिजन में ज्यादा लाउड और क्रिस्प है। ये चीज यहां सुन सकते हो। बाकी इन हैंड फील और बिल्ड की बात कर ली जाए दोनों के, तो जैसे मैंने फ्रंट में बताया दोनों के विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। साइड का फ्रेम भी दोनों में आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। मोटोरोला में ब्रश्ड आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम है और यहाँ पर सैमसंग के पास सिर्फ मैट फिनिशिंग मिलती है। हालांकि दोनों के पास स्क्रैच वगैरह विजिबल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बैक पैनल की बात करी जाए तो मोटोरोला के पास आपको ये ट्विल टेक्सचर मिलता है जो एक तरीके से कपड़े की फील देता है। यहाँ पर आवाज भी सुन सकते हो, मतलब बढ़िया है। विदाउट कवर में इस फोन को चला सकता हूं। लेकिन सैमसंग के पास यहाँ पर एक सॉलिड बैक मिलती है क्योंकि विक्टस 2 की प्रोटेक्शन यहाँ पर भी है। लेकिन दिक्कत ये है इसको आपको कवर के साथ ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत जल्द डिवाइस पे फिंगरप्रिंट लगते हैं। देखो मैं इसे बार बार साफ कर रहा हूँ, अलग से मैंने कपड़ा भी रखा हुआ है, ये रहा। तो इसको बार बार घिस घिस के साफ करना पड़ेगा अगर आपको विदाउट कवर यूज करना है। प्लस यहाँ पर ग्लास है, ब्रेक भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ज्यादा ड्यूरेबल फील होता है जब आप हाथ में पकड़ते हो। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला का फोन जैसे पतला है और हल्का है, जिसकी वजह से इसको यूज करना इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। वैसे आपको बैक लुक किसका अच्छा लग रहा है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। लेकिन यहाँ पर आप सीधा चलें IP रेटिंग पर, तो सैमसंग IP68 रेटेड है, मोटोरोला IP68 और 69 रेटेड है, प्लस MIL सर्टिफाइड है। तो यहाँ पर गिरकर टूटने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब कहो फेंक के तो दिखा, तो लो भाई नहीं फूटा। तो जिस हिसाब से दोनों फोनों के बीच में 20,000 रुपए का डिफरेंस है, भाई मोटोरोला ने डेफिनेटली सैमसंग को काफी तगड़ी टक्कर दिया है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि 20,000 रुपए बचाकर आप मोटोरोला के फोन की तरफ जा सकते हो। प्लस जैसे मोटोरोला का एक फ्लैगशिप फोन है तो मोटोरोला फ्लैगशिप सर्विस भी प्रोवाइड कराएगा जो लोग इस फोन को बाय करेंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 20,000 रुपए कम में एक तगड़ा फोन चाहिए तो डेफिनेटली ये फोन इसके कंपेरिजन में एक बढ़िया और सॉलिड डील है। वैसे आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके के अनबायस्ड ओपिनियन के लिए। मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया, एक क्लिक में जाकर आप इस तरीके से बाय करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, कोई कमी है तो वो भी लिख सकते हो, हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।